और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा फील आता है जैसे मैं जंगल में बैठा हूँ। मेरे पूरे बैकग्राउंड में भी पूरे सारे में पेड़ ही पेड़। तो ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। फाइनली आ गया हूँ मैं स्लीपर सेक्शन में, और एयर कंपेरेटिवली सीट पे बैठने से तो बहुत बेटर है, बट हाँ इतना कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि हाइट तो इसकी जो है ये बिल्कुल आपको छोटा सा। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी मैं फ़िलहाल हूँ पोखरा शहर के अंदर। एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और मेरे सामने जो अभी आप पीछे देख रहे हैं ये है पोखरा की ब्यूटीफुल लेक। ये सारे हिमालय के पहाड़ हैं पोखरा के, और ये जो व्यू आप यहाँ से देख रहे हैं ये सारा व्यू है मेरे हॉस्टल का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी ये है कि फ़िलहाल मैं इमरजेंसी में कुछ काम आने की वजह से अभी पोखरा से निकल रहा हूँ, और पोखरा का फेवा लेक, पोखरा शूट करना, और आपका गंदरोक, गुरुंग कल्चर और गोरखा जैसी बहुत सारी चीज़ें थी जो अभी मुझे यहाँ पे कवर करने थे। बट कुछ इमरजेंसी की वजह से अभी फ़िलहाल मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, और सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और मेरी बस है 7 बजे की यहाँ पोखरा से दिल्ली की, जो लगभग लेगी 28 घंटे। अब देखते हैं कि कब दोबारा नेपाल आना हो पाएगा और कब ये जो सारा सेक्शन जो छूटा है इसको मैं दोबारा कवर कर पाऊँगा। बट आज के दिन पे आ जाते हैं कि अभी मुझे काफ़ी रीजंस की वजह से दिल्ली इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है, और आज हम करेंगे 28 घंटे की बस जर्नी को कवर, जो कि पोखरा से दिल्ली की होने वाली है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मेरा किस तरीके का एक्सपीरियंस जो है इस बस का होने वाला है, और बस क्या एक एक्सेसिबल ऑप्शन है आने के लिए, क्योंकि फ़्लाइट के ऑप्शंस भी पहले थे। फ़्लाइट काफ़ी ज़्यादा चीप थी, और जो दिल्ली से काठमांडू की फ़्लाइट थी इनफैक्ट तो 4,500 इंडियन की थी, और अब जो है फ़्लाइटें काफ़ी वॉर की वजह से काफ़ी रेट्स पे बढ़ चुके हैं। तो कितना कंफर्टेबल बस जर्नी होने वाली है, कैसी बस दिखती है, किस तरीके की है, और क्या क्या उसमें ऑप्शंस हैं, क्या टिकट प्राइस है, आज मैं सारी चीज़ें उसमें कवर करूँगा और आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि किस तरीके का बस एक्सपीरियंस मेरा होने वाला है। और अभी सबसे पहले ये है हॉस्टल, और ये है नेचर होटल फॉरेस्ट लेक इसका नाम है, और इस फॉरेस्ट में लेक हॉस्टल में मैं रुका था। मुझे हॉस्टल बहुत अच्छा लगा क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न था कि इसका ये जो व्यू है। हालांकि यहाँ पे डॉर्मेंट्री और स्टे जो है इतना कंफर्टेबल नहीं था, बट इस व्यू की वजह से, और यहाँ से आपको सामने रोज़ अपने बेड से फेवा लेक दिखती है, इस वजह से हॉस्टल मुझे काफ़ी पसंद आया। यहाँ का स्टाफ का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग स्टाफ था यहाँ का, बहुत हम्बल लोग थे। और स्टाफ जो होता है मेजरली जब आप हॉस्टल में 10-15 दिन है वो मैटर करता है। इनफैक्ट इन चीज़ों से कि वॉशरूम कितना ज़्यादा एडवांस्ड है या रूम्स में कितने अच्छे ब्लैंकेट्स हैं क्या है, उससे ज़्यादा मैटर मेरे लिए स्टाफ मैटर करता है कि जिस उन लोगों के साथ मुझे 15 दिन तक रेगुलर कम्युनिकेट करना है, उनके साथ मेरा कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, ये चीज़ जो रहती है ये मेजरली मेरे दिमाग में रहती है। तो ये हॉस्टल है, अगर आप आना चाहते हैं तो मुझे यहाँ रूम का प्राइस पड़ा था 800 नेपाली। 3 दिन मैं रूम में था, और जो हॉस्टल है यहाँ का वो 400 नेपाली का रेट था, जो मैं जिस रेट पे यहाँ पे रुका था। तो अगर आप आना चाहें तो इस हॉस्टल में आ सकते हैं, वरना ऐसे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, आप अपने हिसाब से डिकोड कर सकते हैं। बट पोखरा फेवर लेक अगर आप आते हैं तो बैजाम रोड से ऊपर की साइड रुकिए, और कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लेक के बिल्कुल सामने है, और वहाँ पे रुकिए, इसे एक्सप्लोर कीजिए। तो अब मैं फ़िलहाल यहाँ से बढ़ता हूँ आगे, और अब चलते हैं अपनी बस जर्नी के लिए। तो ये था गाइस हॉस्टल, और ये इसके सामने का बिल्कुल व्यू है, और ये कुछ और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे जो बनी हुई हैं। अभी सुबह सुबह ये मेरा जो लगेज है वो रेडी है जाने के लिए। ये मेरा रूम था, ऐसे यहाँ पे 2 रूम्स हैं और नीचे फ्लोर्स में रूम है। तो अब यहाँ से अपना लगेज में लेते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। ये इसका सीटिंग एरिया है, और अभी चलते हैं नीचे। तो फाइनली आ गया हूँ मैं नीचे, और जो सबसे ज़्यादा रीज़न है मुझे हॉस्टल पसंद आया, इसका नाम है हॉस्टल फॉरेस्ट लेक। और यहाँ पे
इसको फॉरेस्ट लेके आ जाता है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि ये पूरा हॉस्टल जो है ग्रीनरी से ढका हुआ है। सारे में ये पूरा ग्रीन हॉस्टल है और पेड़ पौधे, इतनी सारी स्पीशीज, लिजर्ड, स्पाइडर्स, पता नहीं क्या क्या। और ये आगे पूरा रास्ता जो है, पूरा का पूरा रास्ता भाई, पूरा जो हॉस्टल है ये पूरा ग्रीनरी से पूरा भरा हुआ है। ये इसका ईटिंग रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे खाना खाने की जगह है और मतलब ऐसा लगेगा कि जंगल में बैठ के खाना खा रहे हैं। और इस रीज़न की वजह से हॉस्टल मुझे बहुत पसंद आया। एक तो छत पे इसका व्यू और नीचे रिसेप्शन पूरी जो है बर्ड्स, जानवर, स्पीशीज से फॉरेस्ट की भरी हुई है पूरी यहाँ पे। तो इस फॉरेस्ट में अभी सुबह सुबह मैं नीचे आया हूँ और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा फील आता है जैसे मैं जंगल में बैठा हूँ। मेरे पूरे बैकग्राउंड में भी पूरे सारे में पेड़ ही पेड़। तो ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ऐसे ये इनफैक्ट ये पूरा एरिया ही ऐसा है और बहुत सारी प्रॉपर्टी इसी तरीके से बनी हुई हैं और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो अब फाइनली मैं यहाँ से करता हूँ अपनी इन ड्राइव बुक और इन ड्राइव की बाइक के साथ मैं पहुँचूँगा ज़ीरो पॉइंट। जो ज़ीरो पॉइंट है वो यहाँ का मेन जो सेंट्रल पॉइंट है सारी बसेस के लिए। मैं टूरिस्ट बस पार्क भी गया था पर वहाँ से भी उन्होंने मुझे ज़ीरो पॉइंट ही भेजा। तो जो बसेज आती हैं वो टूरिस्ट बस पार्क पे उतरती हैं यहाँ पे, बट जो बस डिपार्ट होती हैं मेजरली सारी लोकेशंस के लिए वो ज़ीरो पॉइंट से होती हैं। और ज़ीरो पॉइंट जो है पोखरा में एक जगह का नाम है जहाँ से बसेस जो हैं वो निकलती हैं, आगे बढ़ती हैं और आपको अलग अलग डेस्टिनेशन जाती हैं। वैसे ही मेरी जो दिल्ली की बस है वो भी ज़ीरो पॉइंट से आगे बढ़ेगी। और अब मैं अपनी यहाँ से ड्राइव करूँगा और इन ड्राइव से पहुँचूँगा ज़ीरो पॉइंट पर, वहाँ से फिर अपनी बस बोर्ड करेंगे। इन ड्राइव जो है वो आ गई है बाहर और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर मेन रोड पे। जिस रोड को जो मैं बाहर मेन जा रहा हूँ इसको बेदाम रोड कहते हैं और यही मेन रोड है पोखरा का। ये जो बेदाम रोड है इसी पूरे रोड पे इस साथ ही फेवा लेक है और यही पूरा कमर्शियल मेन रोड है। सारा जितना भी पोखरा का टूरिज़्म है इस रोड के ऊपर ही चलता है। भाई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई, बस जो है वो मिल गई है और जहाँ पे ज़ीरो पॉइंट पे मैं आया था उसी पे बिल्कुल थोड़ा सामने खड़ी है और अभी जाके पता चलेगा यही बस है। और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या कैटेगरी है, सीट्स की कैसे कैसे हिसाब से है, क्या रेट है और कैसा एक्सपीरियंस है, कितने स्टॉप्स हैं। बस यही है, ये आपकी पोखरा से दिल्ली की बस है और सामने जो खड़ी हुई भाई ये अपनी बस मॉडर्न एरा की बस है और ये स्लीपर और सीट दोनों की बस है। अभी अंदर से इसे देखते हैं। सुबह सुबह तैयार हो रही है। मैं फ़िलहाल अपना सामान जो है इसमें रख लेता हूँ। भाई ये बस है और एवरेज सी है, मतलब ऐसा कोई लग्जरी वगैरह टाइप कुछ नहीं है, बेसिक सी बस है। नेपाल भारत मैत्री बस सेवा और ठीक है। पर मेन स्लीपर था, जो स्लीपर मेरे को चाहिए था वो स्लीपर मिल गया और स्लीपर जो है वो अभी दिखाता हूँ किस तरीके से कंफर्टेबल है इस बस में जाने के लिए। भाई ये अपना बस कंपार्टमेंट, पीछे बैग रखने का और यहाँ पे बैग रख दिया है। बाकी सबके बैग भी जो इसमें आ जाएंगे पीछे। मेरे पास सिर्फ मेरा एक बैग बचा है जो मैं अंदर अपने स्लीपर में रखने वाला हूँ। तो फाइनली आ गया हूँ मैं स्लीपर सेक्शन में और
एयर कंपैरेटिवली सीट पे बैठने से तो बहुत बेटर है, बट हाँ इतना कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि हाइट तो इसकी जो है ये बिल्कुल आपको छोटा सा कैबिन है बिल्कुल, पर हाँ मेरी हाइट के हिसाब से 6 फीट के हिसाब से भी जगह पूरी है। बट यहाँ से ये व्यू है और आई होप ये बस एसी है तो ठीक रहेगा एनवायरनमेंट, बट हाँ एक पर्सनल स्पेस हो जाएगी और एक प्राइवेट सा हो जाएगा। मैं कंपैरेटिवली बहुत इसमें ये बहुत बेटर है बैठे रहने से 28 घंटे तक, तो ये मुझे ठीक लगा, ये कंपैरेटिवली बहुत बेटर लगा मुझे। भाई सबसे मेन बात कि किसी को भी एडवर्टीजमेंट में ये देख के कि वाईफाई बस सुपर लग्जरी BS6 है वो ये सब यहाँ के एडवर्टीजमेंट में है, रियलिटी नहीं है। बेसिक ही बस है ये, और ना यहाँ पे कोई चार्जिंग पोर्ट है। ये बस है कि पीछे फ़ैन लगा हुआ है मेरे, ये अगर चालू हो जाए तो आई होप, पर चार्जिंग पॉइंट भी नहीं है। वाईफाई भी मुझे पूछना पड़ेगा, आई होप बस में हो, बट चार्जिंग पॉइंट ही नहीं है। मेन तो वो इशू है, अगर चार्जिंग पॉइंट होता तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता। बिना चार्जिंग पॉइंट के 28 घंटे जो है वो एक बहुत बड़ी आफत है। तो ये है एक्सपीरियंस इस बस का। अभी मैं सो के उठा हूँ और 6-7 घंटे की लगभग नींद जो है मेरी हो गई। सुबह मैं 7 बजे सोया था और ये है अभी बस के हाल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बस है वो इस तरीके से है। ये है इसका सामने एसी, जो इधर ये जो विंडो दिख रही है ये सामने एसी है, और जो पैर है मेरे पूरे, मैं 6 फीट हूँ तो ये लगभग 6 फीट 3 इंच के आसपास की जगह है पूरी। सब सफिशिएंट स्पेस है किसी के भी लेटने के लिए। जो सिर्फ इसकी हाइट जो है ऊपर, ये हाइट जो ऊपर है ये थोड़ी ज़्यादा नीचे, बट लेटने के लिए और रेस्ट करने के लिए बहुत सफिशिएंट स्पेस है। आराम से मैं सोया इसमें। बस जो है कंफर्टेबल है, बट एक चीज़ मुझे, एक तो इसमें चार्जिंग पोर्ट नहीं है, तो चार्जिंग पोर्ट ना होने की वजह से एक ख़राब चीज़ ये लगी मुझे। नीचे की जितनी सीट्स हैं उसमें चार्जिंग पोर्ट है, और बाकी एसी जो था वो ड्राइवर बार बार ऑफ चालू ऐसे कर रहे हैं। 1 घंटा चलाया फिर 1 घंटा बंद कर दिया, तो उस तरीके से सिस्टम चल रहा है। बट हाँ मैं सीट के हिसाब से बोलूँगा कि बहुत कंफर्टेबल है, और लेट के जाना स्लीपर में कंपैरेटिवली बहुत बेटर ऑप्शन है कंपेयर्ड के अगर आप सीट पे बैठ के जा रहे हैं 28 घंटे। तो मेरे को ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा लगा बढ़िया। और अभी जो है फ़िलहाल सुनौली बॉर्डर आने वाला है, इंडिया नेपाल की बॉर्डर क्रॉसिंग होगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बॉर्डर क्रॉसिंग्स में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और उसके बाद इस बस की फेयर क्लास ये सारी चीज़ भी मैं आपको आगे साथ शेयर करूँगा। सो गाइज़ वेरी गुड इवनिंग, और मैं फाइनली अब पहुंच गया हूं दिल्ली। अभी मेरा जो मूड है काफ़ी ज़्यादा अपसेट है क्योंकि पोखरा को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूं, और मतलब मुझे इमरजेंसी में दिल्ली आना पड़ा क्योंकि थोड़ा फैमिली का काम था। और दिल्ली में अभी यहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और मालवीय नगर में आग लगी, और उसकी वजह से काफ़ी लोगों की जो है वो जान चली गई है, और लगभग 25 या 22 के आसपास स्पॉनर्स थे, और ऐसा कुछ कैलकुलेशन है। और जहाँ मैं रहता था उसके जस्ट थोड़ी ही पास जो है वो आग लगी, और बहुत जो है पूरा साउथ दिल्ली जहाँ पे मैं रहता हूँ उसका पूरा जो स्ट्रक्चर था चेंज हो गया, और बहुत सारी चीज़ों की वजह से इमरजेंसी में मुझे फ्रैंकली दिल्ली आना पड़ा। और पोखरा को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि पोखरा इतना ज़्यादा सुंदर है। मस्टैंग भी मुझे इतना ज़्यादा सुंदर नहीं लगा जितना पोखरा सुंदर है। मतलब पोखरा काठमांडू भी आप लगाएं, बट नेपाल में अगर आप पोखरा गए हैं तो वहाँ पे जो माउंटेन रेंज है और जिस तरीके के वहाँ पे सनलाइट से माउंटेन्स पे इफेक्ट्स आते हैं वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है, और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ पे जाने का। मतलब पोखरा जो है उसको मैं बहुत ज़्यादा फाइनली मिस कर रहा हूँ अभी। सो गाइस अब आ जाते हैं जो बस जर्नी जो मैंने आज ली है, और नेपाल इंडिया की जो बस जर्नी है, किस तरीके की बसेस हैं, क्या हिसाब है सारा, वो मैं आपको सारी चीज़ें अभी क्लियर कट समझा देता हूँ। इंडिया
और नेपाल। यहाँ पे मेजरली आपकी काठमांडू से दिल्ली और दिल्ली से पोखरा, पोखरा से दिल्ली, मतलब दिल्ली टू काठमांडू एंड पोखरा की बसेस चलती हैं। पहले पोखरा की बसेस नहीं होती थी, बट अब पोखरा की जो है बसेस वो भी हैं और वो डायरेक्ट पोखरा टू दिल्ली चलती हैं। और इसका रीज़न है क्योंकि टूरिज़्म जो है इंडिया का, दिल्ली की जो साइड का टूरिज़्म है, पोखरा डायरेक्ट जा सके, इसलिए बसेस रन होती हैं। और ये जो बस होती हैं फ्रैंकली, अब मैं आपको बस का डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि बस जो होती है वो किस तरीके की होती है। इसको बोला तो लग्जरी बस जाता है, बट मैं बोलूँगा ये बेसिक बसेज है। जो लोकल ट्रांसपोर्ट होता है वैसी नहीं है, बट जो आपकी नॉर्मल बसेस होती हैं, जो प्राइवेट बसेस होती हैं, वैसी ही बस है। अब बहुत ज़्यादा इसको लाइमलाइट और बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के VIP लग्जरी दिस दैट ये सब बोला जाता है। और जो बसेस होती हैं उसमें सोफ़ा सीटर होती हैं, दैट मीन्स सीट्स थोड़ी बड़ी होती हैं और स्लीपर सेक्शन होता है। तो नेपाल में जो आपकी बसेस हैं उनके अंदर जो स्लीपर सेक्शन है वो बसेस में, सारी बसेस में कॉमन ही है। और वो इस तरीके से है कि लास्ट का जो सेक्शन होता है, लास्ट के जो 2 सेक्शन हैं, पूरी बस के नीचे सीटें होती हैं और ऊपर 2 स्लीपर होते हैं खाली एक बस में, जो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया। 2 स्लीपर होते हैं जिनमें आप लेट आराम से सकते हैं, लेटने का साइज़ आपका पूरा होता है, बट आप उठ नहीं सकते क्योंकि आपकी जो छत है वो आपके सर पे बार बार लगेगी, तो आप बैठने में आपको प्रॉब्लम होगी। और लेटने के लिए कंफर्टेबल है, बट आप उसमें बैठ नहीं सकते। उसके अलावा जो बसेस हैं, नॉर्मल बस हैं, उसमें आपको एक पानी की बोतल दे दी जाती है, डस्टबिन रहते हैं, रात को लाइट जला दी जाती है, थोड़ी फैंसी लाइटिंग होती है और सोफ़ाज़ होते हैं। तो बेसिक बस जो रहती है आपकी जर्नी के लिए वो है। बट अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आपको बस से ट्रैवल करना चाहिए। मैं, अगर आप दिल्ली से काठमांडू जा रहे हैं तो बस रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि दिल्ली से काठमांडू की जो बस होती है वो आपकी लगभग आपकी 5 से 6 हज़ार रुपये का बस का रेट है। काठमांडू से दिल्ली का, दिल्ली से काठमांडू का, दिल्ली टू पोखरा, पोखरा टू दिल्ली, ये सारा जो रेट है ये आपके नेपाली 5,000 से 6,000 रुपये तक का रेट रहता है। और उसी के हिसाब से अगर आप दिल्ली से काठमांडू जा रहे हैं तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, आप फ़्लाइट ले सकते हैं, क्योंकि 4,500 इंडियन रुपीज़, नेपाली 8,000 या 9,000 के आसपास आपकी फ़्लाइट आ जाती है। तो वो बेटर ऑप्शन है कि आप एक फ़्लाइट ले लें। और जो बस है वो भी आपकी 6,000 नेपाली पड़ती है, इंडिया के 3700-3800 रुपये पड़ते हैं। तो बेटर है कि आप 8-9 हज़ार नेपाली खर्च करके 4500 के आसपास, कभी 4,000 के आसपास जाने की फ़्लाइट ले लें। और अगर आपको पोखरा जाना है दिल्ली से, तो आपकी जो बस सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप बस में डायरेक्ट बैठते हैं और आपको फ़्लाइट का चक्कर नहीं पड़ता, क्योंकि दिल्ली टू पोखरा की डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं है, उसमें आपका काठमांडू कनेक्शन है और जो फ़्लाइट्स भी हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। दिल्ली टू पोखरा की जो फ़्लाइट्स हैं वो आपको लगभग आज के टाइम में तो 15 से 16 हज़ार नेपाली पड़ेगी, क्योंकि कनेक्शन काठमांडू रहेगा, और इंडिया के 9,000 8-9 हज़ार रुपये आसपास आपको पड़ेगा। तो पोखरा अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं कोई सेंस नहीं बनता, आप बस ले सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। उसमें आपके पास सोने का, स्लीपर का और बैठने का, दोनों का ऑप्शन। अब आ जाते हैं कि बस किस तरीके की रहती है। तो बस जो चलती है वो लगभग आपके 24 घंटे का टाइम लेगी। मुझे 24 घंटे में बस ने जो पोखरा से दिल्ली पहुंचा दिया था। मैं उतर गया था आज सुबह 7 बजे, और सुबह 7 बजे जो है बस चली थी, तो करेक्ट 24 घंटे लिए। उसके बाद बस के कई स्टॉप्स होते हैं जिसमें आपके रेस्टोरेंट्स पे आपको रोका जाता है। और मेरे को ये चीज़ ख़राब लगती है कि बसेस के साथ ये हर जगह ये प्रॉब्लम रहती है कि आपको फोर्सफुली एक रेस्टोरेंट में लेके जाया जाता है, जो जहाँ पे बसेस का कमीशन होता है, और उसी के हिसाब से जो है वो आपको किसी भी रेस्टोरेंट पे ले जा सकते हैं। और फिर वहाँ पे आपको कितना भी अमाउंट चार्ज, मतलब आप 300 इंडियन या 400 इंडियन के हिसाब से भी पर पर्सन खाना पड़ सकता है। और इसी हिसाब से आपको जगह जगह पे बसेस की जो कोलैबोरेशन होती है जिस रेस्टोरेंट के साथ, उस जगह रोका जाता है। ये सेम ही चीज़ सारी बसेस ही करती हैं, इंडिया नेपाल सेम चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से आपकी पूरी जर्नी रहती है। मैं लेट के आया स्लीपर के अंदर, तो मेरी जर्नी जो थी कंपैरेटिवली ईजी मुझे लगी, क्योंकि लेटना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर ऑप्शन था, क्योंकि आप उसमें सो काफ़ी सकते हैं। और अगर स्विच बोर्ड होता, जो कि मेरी बस में नहीं था, बट शायद बसेस में स्लीपर में जो आपका इलेक्ट्रिक सॉकेट होता है वो रहता है, तो वो मेरी बस में नहीं था। पर अगर वो है तो आप लैपटॉप पे मूवीज़ देख सकते हैं, आप लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। तो स्लीपर एक अच्छा ऑप्शन है। सिर्फ 500-600 रुपये इंडियन का डिफरेंस है, क्योंकि 6,000 नेपाली जो है वो आपकी स्लीपर की टिकट है, और 5,000 नेपाली जो है वो बैठ के आने की टिकट है। और फ्लक्चुएट आप कर सकते हैं कि 7,000 5,000 इसी आपसे डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज़ के डिफरेंट रेट्स हैं, तो आप पता कर सकते हैं सबसे, और इसी हिसाब से आपकी टिकट का कॉस्ट पड़ेगा।
6000 नेपाली स्लीपर का मैंने दिया और 5000 नेपाली आपके बैठ के आने का। अगर आपकी कोई ट्रैवल एजेंसी डिस्काउंट वगैरह दे रही है तो वो फिर 4000 पे भी आपको दे सकती है और 4.5 में भी दे सकती है। तो वो डिफरेंट रेट्स हैं सारी ट्रैवल एजेंसीज़ के, बट मेजर ये रेट्स हैं। और वैसे ही मैंने बताया कि स्लीपर का जो सिस्टम है वो मुझे बेटर लगा। तो आप भी अगर दिल्ली पोखरा ट्रैवल कर रहे हैं बस में तो स्लीपर का ऑप्शन ले सकते हैं, या बैठ के जाना चाहते हैं तो आप आराम से सोफे पे बैठ के भी जा सकते हैं। बट 24 घंटे के लिए आपको बस के अंदर बैठना पड़ेगा और एक ही कुर्सी के ऊपर बैठना पड़ेगा। तो वो आप अपना कंफर्ट देख सकते हैं कि किस हिसाब से आप ट्रैवल करना चाहते हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट्स के ऊपर कि किन पॉइंट्स पे जो बस है नेपाल से जाती है पोखरा से और कहाँ पे आती है। तो पोखरा का जो मेन जो डेस्टिनेशन है जहाँ से सारी बसेज आपकी चलती हैं वो 0 पॉइंट है। हालांकि पोखरा के अंदर एक और जगह है टूरिस्ट बस पार्क, वहाँ पे भी कुछ बसेज आती हैं, बट जो मेजरली आपको बसेज मिलेंगी वो 0 पॉइंट से मिलेंगी। तो 0 किलोमीटर 0 पॉइंट जो भी आपका पोखरा के अंदर है उससे आपकी बस चलेगी। और दिल्ली में मुझे बस ने कश्मीरी गेट उतारा था, वैसे डिफरेंट रूट्स पे आपको बस उतारती है, शायद आनंद विहार टर्मिनल भी होगा उसमें। तो बस की जो आप ट्रैवल एजेंसी से बात करेंगे तो आपको पॉइंट्स बता देंगे कि बस कहाँ से चलने वाली है और कहाँ पहुँचने वाली है। ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। और नेपाल का एक बस का सबसे अच्छा सिस्टम है कि नेपाल का जो ग्रिप है बसेस के ऊपर वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। दैट मीन्स ट्रैवल एजेंसीज़ में भी कोऑर्डिनेशन है और बस स्टाफ में भी कोऑर्डिनेशन है। तो आपको मिनट के अंदर टिकट मिल जाती है, मिनट के अंदर आपको बस में सीट मिल जाती है। और बड़ा ये मैंने पूरा इनफैक्ट मस्टैंग से लेके सारी जगहों तक ये चीज़ फील करी है कि नेपाल का बसेस का जो कोलैबोरेशन है वो बड़ा तगड़ा नेटवर्क है। ये मुझे अभी तक किसी कंट्री में फील नहीं हुआ, नेपाल में ये सबसे बेस्ट है। और बाकी आपके जो रेगुलर स्कैम्स रहते हैं छोटे मोटे वो तो हर जगह चलते ही हैं। अगर टिकट प्राइस कोई भी आपको कितना ज़्यादा बढ़ के 400-500 हज़ार नेपाली का डिफरेंस करके बता सकता है, बट मेजरली बस का जो आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे और नेपाल के अंदर ट्रैवल करने में आपको ये चीज़ें कन्वीनियंट रहेंगी। तो गाइज़ आज के दिन को यहाँ पे करते हैं ख़त्म, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और मैं फाइनली दिल्ली नेपाल से आ गया हूँ। अभी मैं शायद दोबारा नेपाल जाने वाला हूँ और उसी चीज़ के लिए मैं प्लान करूँगा कि मेरा जैसे ही यहाँ पे काम निपट जाता है तो मैं वापस दोबारा नेपाल जाऊँ, क्योंकि पोखरा के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी लोकेशंस थी जो मुझे अभी आपको दिखानी थी, और बहुत सारी जगहें थी, बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी, बहुत सारी कास्ट थी, और बहुत सारे कल्चर थे, ट्रेडिशन थे। जैसे नेवाड़ी कल्चर को मैंने इतना लंबा शूट किया है, वैसे ही अभी बहुत सारा नेपाल के अंदर चीज़ें हैं। तो जैसे मैं यहाँ से फ्री होता हूँ, अगर मैं नेपाल जा पाता हूँ तो अब सबसे पहले मैं जो है नेपाल पहुँचूँगा, और नेपाल पहुँचने के बाद फिर बाकी नेपाल की जो ब्यूटीफुल जगहें हैं, हिस्से हैं, उसको हम कवर करेंगे। तो आज के दिन को फाइनली करते हैं ख़त्म। आप सब अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।